नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है जैतपुर, दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। नबी मोहम्मद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गजरोला का रहने वाला था। उसकी शादी नूर फातिमा से हुई थी। नबी मोहम्मद मेहनत मजदूरी करता था। उसके गांव के कई लड़के दिल्ली नोएडा में काम करते थे। उन लड़कों के पहनावे और खान पान में काफी अंतर था। उनके ठाट बाट देखकर नबी मोहम्मद के मन में भी घर से बाहर जाकर काम करने की इच्छा हुई। करीब 15 साल पहले काम की तलाश में वो नोएडा आ गया, क्योंकि नोएडा में उसका एक करीबी दोस्त रहता था। यहाँ वो एक ठेकेदार के साथ मकानों की पुताई का काम करने लगा। नबी ठीक ठाक कमाने लगा तो गांव से पत्नी नूर फातिमा को भी नोएडा ले आया और कुलसेरा गांव में किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। करीब 3 साल पहले की बात है। नबी मोहम्मद दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद इरफान उर्फ फुकरान के यहाँ पुताई करने गया। मोहम्मद इरफान भी मूल रूप से मुरादाबाद के गजरोला कस्बा का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी शहनाज के अलावा 4 बच्चे थे। वो अलग अलग इलाकों में सड़क किनारे कार खड़ी करके कपड़ों की सेल लगाता था। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। उसके यहाँ कूलर का भी काम होता था। कुल मिलाकर उसकी अच्छी खासी आमदनी थी। घर पर काम करते समय उसकी नबी मोहम्मद से बात हुई तो पता चला कि वो भी गजरोला का ही रहने वाला है। इरफान को उससे सहानुभूति हो गई। नबी मोहम्मद अपने काम से परेशान था, इसलिए उसने इरफान से अपने लिए कोई दूसरा काम बताने को कहा। इरफान के कई तरह के काम थे। उसे अपने साथ काम करने के लिए एक विश्वसनीय आदमी की जरूरत थी, इसलिए उसने नबी मोहम्मद को अपने साथ काम करने को कहा। नबी मोहम्मद तैयार हो गया और फिर वो उसके साथ काम करने लगा। नबी मोहम्मद इरफान के साथ सेल लगाकर कपड़े बेचने लगा। इरफान के साथ नबी मोहम्मद के अलावा 2 अन्य लड़के और भी काम करते थे। चूंकि इरफान और नबी मोहम्मद एक ही जिले के रहने वाले थे, इसलिए उनकी आपस में अच्छी पटने लगी थी। इरफान का नबी मोहम्मद के घर भी आना जाना हो गया। इरफान के ठाट बाट देखकर नबी मोहम्मद की बीवी नूर फातिमा उससे काफी प्रभावित हुई। वो काफी महत्वाकांक्षी थी। पति की जो आमदनी थी उससे उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी तो दूर, घर का खर्चा तक नहीं चलता था। नूर फातिमा का अपनी ओर होने वाला झुकाव 4 बच्चों का बाप इरफान समझ गया था। वो भी खुद को रोक नहीं सका और उसे चाहने लगा। वो नूर फातिमा की आर्थिक मदद भी करने लगा। जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी कायम हो गए, लेकिन इस बात का नबी मोहम्मद को पता नहीं चला। करीब 1 साल तक उनके बीच इसी तरह का खेल चलता रहा। इरफान नबी मोहम्मद को अक्सर शराब पीने के लिए पैसे देता रहता था, इसीलिए उसका इरफान पर विश्वास बना रहा। उसे पता नहीं था कि दोस्ती की आड़ में इरफान उसकी पत्नी के साथ क्या गुण खिला रहा है। कहते हैं गलत काम की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, एक ना एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। इरफान के साथ भी यही हुआ। एक दिन नबी मोहम्मद ने अपनी बीवी और इरफान को अपने ही कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। पोल खुलने पर इरफान और नूर फातिमा के चेहरे के रंग उड़ गए। वे घबरा उठे कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन नबी मोहम्मद ने उस समय उन दोनों से कुछ नहीं कहा। कोई भी मर्द अपनी पत्नी को किसी गैर की बाहों में देखेगा तो जाहिर है उसका खून खौल उठेगा। मर्द भले ही बाहर गुलशर्रे उड़ाता फिरे, लेकिन अपनी पत्नी को वो खुद के साथ वफादार बनी रहने की उम्मीद रखता है। लेकिन पत्नी के बेवफा होने पर भी नबी मोहम्मद चुप रहा। उसकी चुप रहने की वजह क्या थी, इस बात को ना तो नूर फातिमा समझ सकी और ना ही इरफान। इरफान के जाने के बाद नूर फातिमा के मन में डर बना था कि कहीं पति उसकी पिटाई ना करे, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पत्नी से साफ कहा, एक बात कान खोलकर सुन ले, इरफान तेरे साथ जो कुछ कर रहा है वो मैं फ्री में हरगिज नहीं होने दूंगा। उसने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? उससे कहना कि उसे मेरा रोजाना का खर्चा पूरा करना होगा, वरना वो यहाँ ना आए। पति की बात सुनकर नूर फातिमा मन ही मन खुश तो हुई, लेकिन वो अचंभे में भी पड़ गई।
कि ये क्या बोल रहा है। उसने सोचा कि इरफान तो वैसे भी उसका आर्थिक सहयोग करता रहता है, उसके कहने पर वो थोड़े बहुत पैसे पति के ऊपर भी खर्च कर देगा, यानी अब वो इरफान के साथ खुलेआम मौज मस्ती कर सकेगी। नूर फातिमा ने ये बात इरफान को बताई तो वो भी खुश हुआ, क्योंकि अब वो बेधड़क होकर नूर फातिमा से मिल सकेगा। इसके बाद इरफान फातिमा के लिए खाने पीने का इंतजाम करने और बिना किसी डर के उससे मिलने लगा। नबी मोहम्मद को उन दोनों के संबंधों पर कोई ऐतराज नहीं था। इरफान की पत्नी को पता नहीं था कि पति के किसी दूसरी औरत से भी संबंध है। पत्नी के इसी विश्वास का इरफान फायदा उठा रहा था। यही नहीं, अब वो नूर फातिमा से निकाह करने की भी सोचने लगा था। उसने इस बारे में उससे बात की तो वो भी तैयार हो गई। रही बात नबी मोहम्मद की तो उसने भी सहमति जता दी। इसके बाद इरफान ने नबी मोहम्मद की मौजूदगी में नूर फातिमा से निकाह कर दिया। ये 1 साल पहले की बात है। नूर फातिमा ने इरफान से निकाह जरूर कर लिया था, लेकिन रहती वो नबी मोहम्मद के साथ ही थी। इरफान 1-2 दिन के अंतर पर फातिमा के पास आता रहता था। इस तरह इरफान की 2 नावों की सवारी चलती रही। क्योंकि इरफान का कपड़ों की सेल का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने मारुति कार नबी मोहम्मद को दे दी और अपने लिए सेंट्रो कार खरीद ली। दोनों ही अलग अलग जगहों पर सेल लगाने लगे। कपड़ों की सेल से जो पैसे आते थे नबी उन्हें इरफान को दे देता था, बदले में इरफान उसे उसकी मजदूरी दे देता। धीरे धीरे नबी मोहम्मद का स्वभाव बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया। इरफान उसके यहाँ आता तो वो शराब के नशे में उसे गालियां देता और मारपीट करने पर उतारू हो जाता। इसके अलावा वो इरफान से पैसे ऐंठता। इरफान उसके मुताबिक पैसे देने में आनाकानी करता तो वो उसकी पत्नी सहराज के सामने उसकी पोल खोलने की धमकी देता। मजबूरी में इरफान को उसके द्वारा मांगे गए पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ता। इरफान की इसी कमजोरी का नबी मोहम्मद फायदा उठा रहा था। आए दिन की इस ब्लैकमेलिंग से इरफान परेशान हो गया। उसने नबी को कई बार समझाया भी, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इरफान को डर लगा रहता था कि कहीं नबी मोहम्मद शहनाज को फातिमा के बारे में ना बता दे। यही वजह थी कि वो इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। इसके 2 ही रास्ते थे। पहला ये कि वो हमेशा के लिए फातिमा से संबंध खत्म कर ले, और दूसरा ये कि नबी मोहम्मद का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। नबी मोहम्मद को पैसे देने के बाद भी उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि वो अपना मुंह बंद रखेगा। इसके लिए उसके दिमाग में एक ही आइडिया आया कि वो नबी मोहम्मद को ठिकाने लगा दे। ऐसा करने से उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दोपहर 3 बजे के आसपास सूचना मिली कि मदनपुर खादर के श्री राम चौक से आगे यमुना खादर की झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। चूंकि ये इलाका दक्षिणी पूर्वी जिले के थाना जैतपुर के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना जैतपुर को दे दी। इसी के साथ पीसीआर वैन भी सूचना में बताए पते पर रवाना कर दी गई। ये 10 दिसंबर 2013 की बात है। थाने में उस समय इंस्पेक्टर रविंदर कुमार मौजूद थे। जैसे ही उन्हें थाना क्षेत्र में लाश पड़ी होने की सूचना मिली, वो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र हेमंत कुमार हेड कांस्टेबल बरिंदर को लेकर श्री राम चौक के लिए रवाना हो गए। श्री राम चौक थाने से करीब 200 मीटर दूर था, इसीलिए 5 मिनट में ही सभी वहां पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि लाश पुस्ता से करीब 500 मीटर दूर यमुना खादर की झाड़ियों में पड़ी है। वहीं से झाड़ियों के पास खड़े कुछ लोग दिखाई दिए तो इंस्पेक्टर रविंदर कुमार तोमर साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच गए। वहां पीसीआर वैन भी खड़ी थी। झाड़ियों के बीच में एक युवक की लाश पड़ी थी। उसकी उम्र 25-30 साल रही होगी। वो युवक जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने था। उसका सिर और चेहरा कुचला हुआ था। पास ही एक ईंट पड़ी थी जिस पर खून लगा था। उसमें कुछ बाल भी चिपके हुए थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने इसी ईंट से इसका चेहरा इसलिए कुचला होगा ताकि लाश की शिनाख्त ना हो सके। लाश देखकर ही लग रहा था कि चेहरे और गर्दन का मांस किसी जानवर ने खाया है। चेहरा कुचला होने की वजह से वहां मौजूद कोई भी आदमी लाश की शिनाख्त नहीं कर सका। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक पर्स मिला जिसमें 6 फोटोग्राफ थे। उनमें से 2 फोटोग्राफ पुरुष के थे
और 4 किसी महिला के। इसके अलावा पर्स में कुछ विजिटिंग कार्ड्स भी थे। वे सभी एसी कूलर की सर्विस आदि से संबंधित थे। जेब में 1400 रुपए नकद के अलावा बैंक में पैसा जमा कराने की एक स्लिप भी थी। वो स्लिप जामिया कोऑपरेटिव बैंक मदनपुर खादर की थी, जिससे नबी मोहम्मद ने शहनाज के खाते में जुलाई महीने में 40,000 रुपए जमा किए थे। मृतक की जेब से नकदी मिलने के बाद ये तो साफ हो गया था कि हत्या लूट के लिए नहीं की गई थी। हत्या क्यों की गई और किसने की है, ये जांच का विषय बाद का था। सबसे पहला काम लाश की शिनाख्त कराना था। उसकी जेब से जो विजिटिंग कार्ड्स मिले थे, पुलिस ने उनमें लिखे फोन नंबरों पर संपर्क किया, तो उनमें से किसी से मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस के पास केवल बैंक पर्ची बची थी। इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने आगे की जांच के लिए 2 कांस्टेबलों को बैंक भेज दिया। वहां से पता चला कि वो अकाउंट जिस शहनाज के नाम था वो शाहीन बाग में रहती थी। वहां से शहनाज का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। घटना स्थल पर पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर उसे मोर्चरी में रखवा दिया। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए डीसीपी डॉक्टर पी करुणाकरन ने सरिता विहार के एसीपी विपिन कुमार नायर की देखरेख में एक पुलिस टीम बनाई। पुलिस को बैंक से शहनाज का जो फोन नंबर मिला था उसे अपने फोन से मिलाया। फोन इरफान नाम के किसी आदमी ने उठाया। इंस्पेक्टर तोमर ने कहा, हमें यमुना खादर की झाड़ियों से एक युवक की लाश मिली है। मरने वाले की जेब से कुछ फोटो भी मिले हैं। उन फोटोग्राफ को पहचानने के लिए तुम थाना जैतपुर आ जाओ। सर, मैं तो इस समय बाहर हूँ, लेकिन अपने छोटे भाई को थाने भेज रहा हूँ, इरफान ने जवाब दिया। आधे घंटे के बाद ही इरफान का भाई थाने आ गया। पुलिस ने जब उसे वे फोटो दिखाए तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर तोमर ने अपने मोबाइल फोन से लाश के कुछ फोटो खींच लिए थे। खींचे गए वे फोटो जब उसे दिखाए गए तो वो लाश को भी नहीं पहचान सका। इसके 2 घंटे बाद इरफान भी थाने आ गया। इंस्पेक्टर तोमर ने जब पर्स में मिले फोटो उसे दिखाए तो फोटो देखते ही वो बोला, ये फोटो तो नबी मोहम्मद के हैं। ये जरूरी नहीं था कि पर्स में नबी मोहम्मद के फोटो मिले थे तो लाश भी उसी की रही हो। इसीलिए उसने मोबाइल फोन से खींचे गए लाश के फोटो इरफान को दिखाए तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इरफान से पूछताछ में पता चला कि नबी मोहम्मद नोएडा के गांव कुलसेरा का रहने वाला था। चूंकि उस दिन अंधेरा घिर चुका था, इसलिए पुलिस ने अगले दिन नोएडा जाने का कार्यक्रम बनाया। 11 दिसंबर 2013 को एक पुलिस टीम नोएडा के कुलसेरा स्थित नबी मोहम्मद के घर पहुंची। वहां नबी मोहम्मद की बीवी नूर फातिमा मिली। पुलिस ने जब उससे उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो कल से कहीं गए हैं, लेकिन मुझे बताकर नहीं गए कि वो कहाँ गए। वैसे भी वो अक्सर घर से बिना बताए 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। आज या कल लौट आएंगे, मगर आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल कल दिल्ली के यमुना खादर में एक लाश मिली है। थाने चलकर तुम लाश के फोटो और सामान देख लो। पुलिस वालों ने कहा तो नूर फातिमा उनके साथ थाने जैतपुर आ गई। इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने अपने मोबाइल फोन से खींचे गए लाश के फोटो फातिमा को दिखाए तो वो बोली, वो कपड़े तो इसी तरह के पहने हुए थे, लेकिन चेहरा कुचला होने की वजह से पहचान में नहीं आ रहा है। मृतक के पर्स से जो फोटो मिले थे, पुलिस ने उन्हें भी नूर फातिमा को दिखाए। पता चला कि उनमें से 2 फोटो नबी मोहम्मद के थे और 4 नूर फातिमा के। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस नूर फातिमा को मोर्चरी ले गई। लाश का चेहरा भले ही कुचला हुआ था, मगर कपड़े और कदकाठी से उसने उसे तुरंत पहचान लिया। लाश उसके पति नबी मोहम्मद की ही थी। फातिमा जोर जोर से रोने लगी। लाश की शिनाख्त होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। अब पुलिस का अगला काम हत्यारों का पता लगाना था। पुलिस ने सबसे पहले नूर फातिमा से नबी मोहम्मद के बारे में पूछा तो उसने बताया, वो मारुति कार सड़क के किनारे लगाकर कपड़ों की सेल लगाते थे। ये कार इरफान की थी और कपड़े भी इरफान ही बिकवाता था। उन्हें तो केवल मजदूरी मिलती थी। कभी कभी वो 1-2 दिनों बाद घर लौटते थे। इसके अलावा उनकी रोजाना शराब पीने की आदत थी। कल शाम को भी वो कार लेकर घर से निकले थे। रात को जब वो घर नहीं लौटे तो मैंने सोचा कि कहीं चले गए होंगे।
आज इरफान ने मारुति की चाबी और उनका मोबाइल फोन मुझे देते हुए कहा था कि नबी जरूरी काम से कहीं गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी है। कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी जिससे उसे जान से हाथ धोना पड़ा। वो किन किन लोगों के साथ शराब पीता था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। इस बारे में पुलिस ने फातिमा से पूछा तो उसने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी रही हो ऐसी जानकारी उसे नहीं है। उसे ये भी पता नहीं कि वो किस किस के साथ बैठकर शराब पीता था। पुलिस को फातिमा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए पुलिस ने नबी मोहम्मद, नूर फातिमा और इरफान के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। इस कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पुलिस को पता चला कि 9 दिसंबर की शाम 9:30 बजे इरफान और नबी मोहम्मद के फोन की लोकेशन कालिंदी कुंज के जेजे कॉलोनी पुश्ता रोड के पास थी और पुश्ते से थोड़ी दूर आगे ही यमुना खादर में नबी मोहम्मद की लाश मिली थी। इसका मतलब ये था कि उस रात दोनों साथ साथ थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इरफान को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पुलिस ने इरफान से पूछा, 9 दिसंबर की शाम को तुम कहाँ थे? मैं शाम को अपने घर पर था, रात को भी मैं अपने घर पर ही था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, घर के बजाय तुम कहीं और थे। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने कहा, सर मैं सच बोल रहा हूँ, उस रात मैं घर पर ही था। चाहो तो मेरे घर वालों से पूछ लो कि मैं कहाँ था। इंस्पेक्टर तोमर के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि इरफान और नबी मोहम्मद के फोन की लोकेशन पुश्ता रोड की थी। वो जान रहे थे कि इरफान झूठ बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में वो सच उगलने को मजबूर हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि नबी मोहम्मद ने उसका जीना हराम कर दिया था, इसीलिए मजबूरी में उसे उसकी हत्या करनी पड़ी। उसने बताया कि उसे मारने में उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। इसके बाद उसने हत्या की जो वजह बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। उसने पुलिस को बताया कि नबी मोहम्मद को ठिकाने लगाने वाली बात उसने नूर फातिमा को भी नहीं बताई। इस काम को वो अकेला अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने साथ काम करने वाले राकेश और सूरज हाशमी से बात की। राकेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के नगला भवानी गांव का रहने वाला था और दिल्ली में कच्ची कॉलोनी मदनपुर खादर में रहता था, जबकि सूरज हाशमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शुक्लागंज का रहने वाला था। वो भी दिल्ली में रहकर इरफान के साथ कपड़ों की सेल लगाता था। इरफान ने दोनों साथियों के साथ नबी मोहम्मद को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। योजना अनुसार इरफान ने 9 दिसंबर की शाम को नबी मोहम्मद को फोन करके दिल्ली में जैतपुर के पुश्ते पर बुलाया। नबी मोहम्मद शराब के नशे में था। नबी मोहम्मद इससे पहले भी इरफान के बताए गए पते पर जाता रहता था, इसलिए फोन आने पर 9 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे मारुति कार लेकर वो नोएडा से दिल्ली के लिए चल पड़ा। उधर इरफान भी राकेश और सूरज हाशमी को अपनी सेंट्रो कार में बैठाकर जैतपुर पुश्ता की तरफ चल पड़ा। श्रीराम चौक से निकलने के बाद यमुना खादर में उन्होंने कार एक किनारे खड़ी कर दी और नबी मोहम्मद का इंतजार करने लगे। नबी मोहम्मद की गाड़ी दिखते ही इरफान ने उसे रुकवा लिया, फिर वे उसे यमुना खादर की तरफ ले गए। इससे पहले कि नबी मोहम्मद कुछ समझ पाता, तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। नबी मोहम्मद ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के बीच वो अकेला निहत्था क्या कर सकता था। तीनों उसे पीटते हुए झाड़ियों में ले गए। नबी मोहम्मद लगभग अधमरा सा हो गया था, तो उसे जमीन पर गिराकर वहीं पड़ी ईंट से उसके सिर और चेहरे को कुचलने लगे। थोड़ी देर में नबी मोहम्मद की मौत हो गई। वो जिंदा ना रह जाए इसके लिए इरफान ने साथ लाए छुरे से उसका गला भी काट दिया। इरफान ने नबी मोहम्मद का मोबाइल फोन निकाल लिया। काम हो जाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। लाश खादर में पड़ी थी, इसलिए जंगली जानवरों ने उसकी गर्दन और चेहरे का मांस खा लिया था। अगले दिन इरफान मारुति कार से पुलसेरा नूर फातिमा के पास गया और उसने नबी मोहम्मद का मोबाइल फोन उसे देते हुए कहा कि वो किसी काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर गया है। मारुति कार फातिमा के यहाँ खड़ी करके वो दिल्ली वापस आ गया। पुलिस ने 11 दिसंबर की रात को ही इरफान के साथियों राकेश और सूरज हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया।
इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मारुति कार और सेंट्रो कार के अलावा मृतक और उनके मोबाइल फोन, छुरा इत्यादि बरामद कर लिए। इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था और इस मामले की विवेचना इंस्पेक्टर रविंदर कुमार तोमर कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।